Okay, let's start this. So this is part 3 of our electric charges and fields, isn't it? And ये एक एडवांस का क्वेश्चन है, बोला कि let E1, E2 and E3 be the respective electric field at a distance r from point charge q. An infinitely long wire with constant linear charge density lambda and an infinite plane with uniform surface charge density sigma. If E1 R naught is equal to E2 R naught and E3 R naught at a given distance R naught, then which options are correct? Isn't it? पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रॉम अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना? इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ई ड्यू टू वायर इन्फिनिटली है ना, तो ये होता है 2 के लैम्डा बाई आर, इजंट इट? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा बाई आर, है कि नहीं? And infinite plane at with uniform charge density sigma. और समीर भाई कैसे हो? ठीक है। तो बोल रहा है कि हाँ, तो पॉइंट ये है कि ये बोल रहा है कि E1 E2 E3 एट R ड्यू टू चार्ज, ये तो चार्ज की वजह से हो गया, ये वायर की वजह से हो गया, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, तो फॉर्मूला होता है 2 के लैम्डा बाई आर, है ना? और बोल रहे हैं यूनिफॉर्म प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है, तो ई ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन क्या होता है? एक साइड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना? यस, यही अपन को कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो बोल रहा है कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट एट आर नॉट डिस्टेंस। तो अब देखो इसमें हमें मालूम नहीं चलेगा क्योंकि ये 3 केसेस दिया हुआ है। अब ऑप्शंस जो तुम्हें दिया हुआ है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल है उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो तुम क्या करो कि पहले ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, तो ये क्यू और सिग्मा के बीच में रिलेशन है। तो क्यू और सिग्मा के बीच में रिलेशन कौन सा आ सकता है? या तो एट पॉइंट चार एट डिस्टेंस आर एंड इनफिनाइट प्लेन के बीच का डिस्टेंस है ना? तो लगा दो फर्स्ट ऑप्शन के लिए कि सर हमें मालूम है कि अपना जो E1 एट आर नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू E3 एट आर नॉट, इजंट इट? तो अगर हम ये लगाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू sigma by 2 epsilon naught, क्योंकि sigma तो this electric field is always like independent of distance, isn't it? So epsilon naught cancel, 2 is 4, है ना? तो कितना आया ये? Basically this implies that q is equal to 2 pi sigma 2 pi r square epsilon naught sigma, यही आ रहा है ना? epsilon naught तो कैंसिल हो गया, सॉरी, 2 pi r square sigma, isn't it? तो ये 2 पाई आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर है ना? इज दैट क्लियर? सेकेंड वाला ऑप्शन को चेक करो, सेकेंड वाला है कि आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई सिग्मा, मतलब दिस इज समथिंग दे आर रिलेटेड वायर एंड इनफिनाइट प्लेन, इजंट इट? समझे? क्योंकि सिग्मा भी है और लैम्डा भी है ना? तो ई टू एट आर नॉट, वी नो दैट, एक बार चेक कर लेंगे। E3 एट आर नॉट हमें मालूम ही है, तो इफ आई अप्लाई once again 1/4 pi epsilon naught twice lambda by r naught is equal to sigma by 2 epsilon naught. So epsilon naught cancel, 2 2s are 4. This 2 or this 2 cancel. So this implies that sigma is equal to, अच्छा r naught का रिलेशन निकालना है, तो r naught is equal to lambda by pi sigma only, है ना? So यहाँ पे क्या है? 2 pi sigma है, so once again this option is also incorrect. समझा कि नहीं समझा? ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन चेक करो कि E1 एट आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E नॉट एट आर टू बाई टू। थर्ड वाला चेक करें, E1 एट आर नॉट बाई टू मीन्स दिस इज माई E1 और नॉट, तो ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये हो गया आर नॉट बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E2 एट आर नॉट बाई टू,
दिस इज 1/4 pi epsilon naught twice of lambda at a distance of how much r naught by 2. समझे कि नहीं समझे? तो ये कैंसिल, स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, 4 pi epsilon naught कैंसिल। तो ध्यान से देखो, तो बोल रहा है कि q at a distance of r naught by 2 is equal to twice lambda। ध्यान से सोचा जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर हम, हाँ अगर हम यूज करें, अगर फॉर्मूला यूज करें, तो ये क्या आ रहा है कि सर ट्वाइस क्यू बाई आर नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा, और टू कैंसिल, और दिस इंप्लाइज दैट क्यू बाई आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसा हो सकता है क्या? सोचो जरा, अपन का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्वाइस, अरे यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है ना यार, इसमें ट्वाइस लिखा हुआ है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड ऑप्शन में ट्वाइस लिखा हुआ है ना। तो देखो, एक तो तरीका ये था, लेकिन इससे हमें मालूम नहीं चलेगा, इफ आई इक्वेट इट आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर E1 इज इक्वल टू E2 और नॉट, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें सोचना पड़ेगा कि हाउ टू रिलेट लैम्डा विथ दिस चार्ज क्यू, इजंट इट? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो बोल रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम निकालें E1 at r naught by 2, तो ये इक्वेशन क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught, r naught by 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 4q by r naught स्क्वायर, यही आएगा ना। r naught by 2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, है कि नहीं? अब ध्यान से देखा जाए, तो अपन को इस वाले रिलेशन से अपन को q का वैल्यू क्या मिल रहा है? ट्वाइस पाई r naught इंटू सिग्मा, ये मिल रहा है ना। यही रिलेशन है अपना, है ना। या फिर दूसरा ध्यान से देखो, तो अगर तुम इसको यूज करो, या फिर यू कैन यूज इवन आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाई पाई सिग्मा। लेकिन लेकिन हमें, अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें रिलेट करना है क्यू और लैम्डा को। ध्यान से देखो, E1 इज इक्वल टू E2 का मतलब क्या है? यू हैव टू रिलेट क्यू एंड लैम्डा। ठीक है, तो एक बार पहले अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, दैट एज E1, उससे मिल जाएगा, एज E1 एट आर नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू E2 एट आर नॉट। तो हमें मिलेगा ना क्यू का रिलेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा बाई हाउ मच? आर नॉट। समझे कि नहीं समझे? तो ये कैंसिल, आर नॉट कैंसिल, दिस इंप्लाइज, अपने को क्यू का रिलेशन मिला, दैट क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा। समीर समझ में आया कि नहीं आया? समीर यहीं पे है ना? समझ में आया? ठीक, तो अपने को क्या मिला? क्यू की वैल्यू मिल गई। अब E2 की वैल्यू क्या है? अब ध्यान से देखो, अपन को इसको वेरीफाई करना है, ट्वाइस ऑफ E2 आर नॉट बाई 2। निकालो LHS, ट्वाइस ऑफ E नॉट, ट्वाइस ऑफ E2 एट आर नॉट बाई 2 कितना होगा? 2 इंटू E2 एट आर नॉट बाई 2, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा बाई आर नॉट बाई 2। समझे कि नहीं समझे? तो ये 4 वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? अब इस क्यू को इसमें पुट करके देखो, E1 एट आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, ये 4 इसका भी कैंसिल, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू होगी ट्वाइस लैम्डा आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट स्क्वायर। तो ये कैंसिल, देखो आया कि नहीं आया? दैट ट्वाइस लैम्डा, अच्छा यहाँ पे आर नॉट आएगा, ट्वाइस लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट E1 at R naught by 2 is exactly equal to twice of E2 at R naught by 2 or not. समझे कि नहीं समझे? तो which option is correct? Option C is correct. ठीक है, अब तुम इसी तरह से D वाला चेक करोगे तो मालूम चलेगा कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, पुट कर दो, पहले पहले पुट करो E2 एंड E3 at R naught, एंड उसमें निकालो सिग्मा और लैम्डा का रिलेशन, वर्ड और नॉट।
and then replacing this d option, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि that d option is incorrect. Are you able to get me? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया. क्या बोल रहा है कि there are two non-conducting solid spheres, ठीक है, have radii r and 2r having uniform charge densities rho 1 and rho 2 respectively. टच इच अदर, मतलब दो सॉलिड स्फीयर दिया गया है ना. एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस कितनी है, 2r, है ना. और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना. बोल रहा है आफ्टर दैट, पहले डायग्राम बना लेते हैं. एक की रेडियस कितनी हो गई, r, तो दूसरे वाले की रेडियस, सॉरी, एक की रेडियस है r, दूसरे वाले की रेडियस है 2r. r 2r, है ना. बोल रहा है कि आफ्टर दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर, ठीक. The net electric field at a distance of 2r from the center of a smaller sphere along the line joining the center of a sphere is 0. So along the line joining center of a sphere बना लो, ठीक है. और बोल रहा है कि at a distance 2r from the center of a smaller sphere, यहाँ पे जो electric field है, this electric field is how much? 0. Is that clear or not? Then if they have the charge densities and rho 1 and rho 2, then find rho 1 by rho 2. Are you able to get me or not? ठीक. तो ध्यान से देखो जरा कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन, कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्मॉलर एस. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचोगे तो बनेगा. सोचो. समीर, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, सुनो जरा, कि दिस 2r distance which we are saying, this is only outside electric field or it can be also inside also. ध्यान से देख जरा कि ये लेंथ कितना है, 2r है ना, है ना. तो एक जो 2r है, सेकंड पॉइंट, ये अगर r है तो इसके बीच में भी तो एक 2r आ रहा है ना, है कि नहीं. एक मिनट ध्यान से देखो जरा, तो इसको छोटा लेते हैं, ठीक. पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट तो इनसाइड भी हो सकता है ना, और एक पॉइंट कहाँ रहेगा, आउटसाइड. दोनों तरफ तो डिस्टेंस 2r है. देखो ये रेडियस कितनी है, 2r की है, तो आधा डिस्टेंस r है, आधा डिस्टेंस r है, और ये आधा डिस्टेंस r, तो ये टोटल डिस्टेंस 2r हो गया. तो अपने पास बेसिकली देयर इज अ पॉइंट दैट आई कैन हैव टू पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0. राइट और नॉट. ये भी 2r डिस्टेंस पर रहेगा, ये भी कितना डिस्टेंस पर रहेगा यहाँ से, 2r. आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक. तो अब ध्यान से देखा जाए तो अगर हम कंसिडर करें, सी इफ आई कंसिडर दिस एज पॉइंट ए and this as point B. So first calculation will be for point A. फोर पॉइंट, अच्छा 4.B पहले करते हैं, B, है ना, फिर इंटरनल पॉइंट पे जाएंगे. 4.B. तो अगर हम 4.B पे निकाले तो क्या आएगा रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर ड्यू टू द स्फीयर, और इसके वजह से भी दोनों का सम होगा, है ना, ई नेट. ठीक. तो E ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज, अच्छा रेशियो निकालना है ना, तो E ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज 1/4πε0 क्यू बाई सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो. तो दिस इज 2r एंड दिस इज टोटल 3r, इजंट इट. सो 2r प्लस 3r कितना होगा, 5r का होल स्क्वायर. आर एबल टू गेट मी और नॉट? और क्यू क्या होगा,
तो हम E1 की वजह से निकाल रहे हैं, तो इसमें जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रो इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 आर क्यूब विच इज 2r का क्यूब इंटू डेंसिटी रो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 5r का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, तो पाई पाई कैंसिल, तो रो 1/3 एप्सिलॉन नॉट ये 8r/25। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एट पॉइंट बी, वर्ड और नॉट। सेकेंड वाले की वजह से E ड्यू टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2r स्क्वायर होगा, बस सेंटर से 2r के डिस्टेंस पर है ना। So this implies it is 4/3 pi ये हो गया r क्यूब इंटू रो 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r का स्क्वायर। वन सेकेंड, 4 पाई कैंसिल, तो रो 2/3 एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो गया तुम्हारा r r/4। इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी। तो ध्यान से देखो, तो हमने क्या निकाला, आई कैलकुलेटेड माई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द स्फीयर्स एट पॉइंट बी। अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस, सेम चार्जेस बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में होगा, बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, जीरो चाहिए ना, है कि नहीं। तो दिस इम्प्लाइज इफ आई वांट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, सो क्या होना चाहिए, E1 प्लस E2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। E1 प्लस E2 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, जीरो। इसका मतलब क्या, E1 इज इक्वल टू माइनस E2, इजंट इट। अगर हम E1 इक्वल टू माइनस E2 करेंगे तो क्या आएगा, रो 1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 8r, हाँ 8r/25 इज इक्वल टू रो 2/3 एप्सिलॉन नॉट r/4 माइनस में आएगा ये, है ना। तो तुम्हें रो 1/2 का रिलेशन मिला या नहीं मिला, दैट इन फर्स्ट केस द रो 1/2 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, r कैंसिल, हाँ तो ये आया -25/32, है ना। तो -32/25 वो उल्टा लिखा है, समझे कि नहीं समझे, है ना। हाँ एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है आर का डेंसिटी है रो 1 और R2 का डेंसिटी है रो 2, तो मैंने उल्टा ले लिया है, इसीलिए मेरा उल्टा आ रहा है। तो रो 1/2 इज इक्वल टू -25/32, ये फर्स्ट केस पे आया, यहाँ पर आया है ना। तो ये तो एक ऑप्शन सही है ना। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसा मत छोड़ देना कि एडवांस का, पहले एक बात बता रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई दूसरा वाला पॉइंट पे भी हो सकता है, तो उसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एट दिस इंटीरियर पॉइंट ए और नॉट। तो सेकंड कैलकुलेशन जो है 4 पॉइंट ए, ठीक है। एंड इसके लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वंस अगेन जीरो, है ना। तो P2 के लिए तो वो एक्सटीरियर पॉइंट है, E4 E2 क्या है, फॉर E2 इट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, इजंट इट, एट अ डिस्टेंस हाउ मच 2r, तो क्या आएगा रिलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, 4 आ रहा है क्या, वेरी गुड, सही है। तो E2 क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज मान लो Q डिवाइड बाई डिस्टेंस हो गया 2r का होल स्क्वायर, तो आएगा रिलेशन Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो 2 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर।
तो वंस अगेन ये आएगा, सेम रिलेशन आएगा दैट, बट डिस्टेंस चेंज हो गया है ना, ठीक है। तो 1 बाई आई थिंक इट इज सेम ओनली, तो ये आएगा ρ2/3 एप्सिलॉन नॉट r बाई हाउ मच 4, समझे कि नहीं समझे। E1 यहाँ पे अगर E1 निकालना है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी है r, और उसमें हम निकाल लेंगे टोटल चार्ज कंटेंट, इजंट इट। तो E1 की वजह से क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनसाइड दैट व्हिच आई विल राइट इट एज q डैश, डिस्टेंस कितना है r, तो r स्क्वायर, समझे कि नहीं। और q डैश क्या हो गया, 4/3 पाई r क्यूब ओनली, क्योंकि r तक ही वॉल्यूम है, इनटू ρ1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर r कैंसिल, तो ये आया ρ1 इनटू r बाई 3 एप्सिलॉन से, है ना। अब वंस अगेन, अच्छा देखो इसमें क्या है कि इस पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट पे P2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो हमें सम लेने की जरूरत नहीं है, they are in equal and opposite direction, so I have to just consider 4 point A, I have to just write E1 is equal to how much, E2, and verify, समझे कि नहीं समझे। तो this implies E1 की वैल्यू क्या है, ρ1 r by 3 एप्सिलॉन नॉट is equal to ρ2 r by 3 एप्सिलॉन नॉट by 4, 3 एप्सिलॉन नॉट cancel, r cancel, so this implies ρ1 by ρ2 1/4, एंड ρ2/ρ1 हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा तो उल्टा लिया हुआ है। तो ρ2/ρ1 इज इक्वल टू हाउ मच, +4, -4 नहीं प्लस, समझे कि नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज ऑल्सो। समझ में आया, ठीक है। तो देखो समीर बना ले रहा है, तुमको थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि few electric field lines of a system of two charge q1 and q2, एक हाँ बी एंड डी आ रहा है सही, बोल रहा है few electric field lines for a system of two charges q1 and q2 at two different points on the x-axis are shown in figure. These lines suggest that, बताओ क्या हो। अच्छा देखो एक बात बताओ, ये जो ऐसे जो लाइन होता है, ये ऐसे लाइन क्यों हो रहा है, कभी सोचे हो समीर। ये फील्ड लाइंस ऐसे डाइवर्जिंग क्यों हो जाता है। हाँ हाँ, ना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेकर आ रहा है, समीर है ना यहाँ पे, समीर ये जो फील्ड लाइंस है ये डाइवर्ज क्यों हो जाता है। एक्चुअली में देखा जाए तो किसी भी चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसा होता है, किस तरह से होता है, प्लेनर होता है ना, इन रियलिटी तो प्लेनर होता है, but in the presence of other charges they starts to go curvical because one is negative one is positive and q1 से दूसरी तरफ टर्मिनेट होने लगता है, तो फील्ड कर्व हो जाता है, वेरी गुड, ये तो हमें समझ में आता है। बट अगर ध्यान से देखो तो ऐसा क्यों डाइवर्ज क्यों हो रहा है, मतलब कर्व होने का तो ठीक है, लेकिन इधर के इस डायरेक्शन में तो प्लेनर होना चाहिए था ना, ठीक है, क्यों नहीं। देखो एक क्वेश्चन आया था, बोला था
भाई चार्ज लो, +6 कूलम्स का, दूसरा लो -3 कूलम का, है ना, और फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को बोला था। तो हमें मालूम है कि +6 से -3 पे तो जरूर जाएगा, है ना, है ना, ठीक। और उसके बाद ये ऐसे डाइवर्स कर जाता था, ठीक है। क्वेश्चन यही था कि दो तीन ऑप्शंस थे, किसी में एक में ऐसा डाइवर्जेंस, मतलब एक में ऐसा डाइवर्जेंस दे दिया इसके ऊपर, सेम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। एक ऑप्शन में ये वाली लाइन जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला, मैं दो ही ऑप्शन तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाला ये वाला, सेकंड ऑप्शन। कहा है सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिक्कत है, क्यों डाइवर्ज नहीं हुआ? स्ट्रेट में जाने से ऐसे थोड़ी ना। तो ये स्ट्रेट और ये जो डाइवर्जेंस है, ये नल पॉइंट का कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? नल पॉइंट। तो नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या है, जीरो। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, है कि नहीं? तो उस नल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने लगेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे जाना चाहिए? शिफ्ट कहाँ होना चाहिए? वर्टिकली शिफ्ट होना चाहिए ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ। कि पॉइंट क्या है कि नल पॉइंट वो है, देखो अगर हम दो चार्जेस ले, Q1 एंड Q2, तो नल पॉइंट जैसे ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट यहाँ पे थोड़ी ना जीरो है, यहाँ पे थोड़ी ना जीरो है, यहाँ पे थोड़ी ना जीरो है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट तो आएगा, यहाँ आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो फील्ड लाइंस होगी पॉजिटिव की तरफ से, वो कहाँ शिफ्ट होगी? वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ। तो बेसिकली अगर दो चार्जेस हों, तो हरदम तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस वाला, क्या चीज सोच कर लगाओगे? नल पॉइंट कैलकुलेशन को लगा सोच के लगाओ, है ना। पॉइंट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे +6 है और -3 है, तो नल पॉइंट -3 के करीब रहेगा, है ना। तो इसीलिए द फील्ड लाइन शुड डाइवर्ज ओनली अलोंग -3। यहाँ पे +6 पे कैसा आना चाहिए? इस डायरेक्शन में जो फील्ड लाइंस होनी चाहिए डायरेक्टली लीनियर होनी चाहिए, राइट और नॉट? क्योंकि इधर कोई नल पॉइंट होने वाला ही नहीं। समझ में आया समीर? इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज Q1 एंड Q2, the field electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 are fixed at two different points on x-axis as shown in figure. These lines suggest that, तो पहली बात, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके पास फील्ड लाइंस ज्यादा है? 1 2 3, 3 3 6, और 6 3 9, 9 3 12। इसके पास कितना है? 3 3 6 2 8। तो किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है? Q1 की मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1, अब नल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट थिंग आई गॉट टू नो दैट Q1 इज स्ट्रॉन्गर देन Q2। और Q1 कैसा है? पॉजिटिव है। और Q2 कैसा है? नेगेटिव, है ना। ठीक। तो पहली बात, Q1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब इसको मान लो 6 कूलम, ये हो गया -3 कूलम, है ना। तो नल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? नल पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? नल पॉइंट इज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, या नियरर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज, ठीक है। स्मॉलर चार्ज क्या है? -3 कूलम। तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, इसका मतलब है नल पॉइंट विल लाई नियर टू द Q2, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इज दैट क्लियर?
एट सम डिस्टेंस ओवर हियर, इसीलिए यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, कम है, और इसके लिए यहाँ पे डाइवर्जेंस हो कर रहा है। इज दैट क्लियर? सारे फील्ड लाइंस यहाँ पे आगे टर्मिनेट नहीं हो पा रहे क्योंकि जो नल पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये जो फील्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। 39, non-conducting solid sphere of radius r is uniformly charged. The magnitude of electric field due to the sphere at a distance r from its center. अरे यार नॉन कंडक्टिंग है ना, तो नॉन कंडक्टिंग का डायग्राम कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान से देखो। अगर ये स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक, तो जो इंटरनल पॉइंट होता है उस पॉइंट पे अगर मान लो स्मॉल आर होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे होता है, रो आर बाई, कैसे वैरी करता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर, है ना। नॉन कंडक्टिंग पे चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, और कंडक्टर में क्या होता है, सॉलिड है अगर कंडक्टर है तो हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे आता है ना। इज दैट क्लियर? हाँ, तो एट पॉइंट पी इंटरनल नॉन कंडक्टिंग पे इट वैरीज लिनियरली, और एक्सटर्नल पे चले जाओ, तुम एक्सटर्नल पे गए एट पॉइंट क्यू, तो E at Q means this is point Q. So electric field at Q is given as simple Q by R square, isn't it? तो जो डायग्राम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा आता है, पहले लिनियरली वैरी करता है टिल क्या R इज इक्वल टू R, एंड देन उसके बाद कैसे जाता है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। Is that clear? So this is E directly proportional to R, E inversely proportional to 1 by R square. So first option is correct. Increases as R increases or R less than R. तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट कि सर जैसे जैसे R बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है ना। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है, decreases as R decreases for 0 to R till infinity. No, there are two fluctuations over here, linear and inversely. So option B is incorrect, है ना। is discontinuous at R is equal to capital R. Now अब ये बताओ कि discontinuity का मतलब क्या है, कि ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो होगा, स्लोप, लेकिन यहाँ पे स्लोप जीरो है क्या, नहीं ना, स्लोप थोड़ी ना जीरो है, डी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी आर, अगर हम डीवी बाई डी आर निकालते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ी ना जीरो है तुम्हारा, है ना। तो इसीलिए इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इट डिक्रीजेस एज आर फॉर आर लेस देन आर। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे स्लोप जीरो है क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट है, ऐसा नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे डिक्रीज होता है, समझे, ऐसे वैरी करता है, सैडल नोट पॉइंट होता है ना। आगे बढ़ा जाए। 40 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड E is measured at point P generated due to various charge distribution and dependence of E is on D is found to be different for different charge distribution. List 1 contains relation of E and D. List 1 describe the charge distribution. Match the column as a function of 1 and 2. Which one is correct? ठीक है, E is independent of D, तो ये तो इनफाइनाइट सीट होना चाहिए, है ना। तो पहला का P का क्या होगा, फिफ्थ होना चाहिए, है ना। सेकेंड थिंग, एस पे आओ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी क्यूब, इसका मतलब क्या है, डाइपोल होता है ना। 1 बाई आर क्यूब तो डाइपोल के लिए ही जाता है ना बालक्स, है कि नहीं, बताओ जरा, कंफर्म ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ई डी टू आर क्यूब क्या है, डाइपोल, तो एस के लिए हम क्या मारेंगे, डाइपोल कौन सा है, लिनियर चार्ज डेंसिटी
a small line, a small dipole with point charge this and this and 2l less than d. So s का क्या हो गया 2. तो पहला बात तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है ना. ए और बी में कोई होगा है कि नहीं. इसके बाद E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी. अगर लैम्डा दिया हुआ है तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम 2 के लैम्डा बाई आर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस किसके लिए होता है इनफाइनाइट चार्ज के लिए. The infinite line charge coincident with the x-axis with uniform linear charge density lambda. Two infinite wires carrying uniform linear charge density parallel to the x-axis, the one lying along y-axis and charge density plus lambda, another along the charge density minus lambda. ठीक है, ध्यान से देखो. तो बेसिकली ये जो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 किसका होगा. क्यू. क्यू का कैसे होगा. ये तो देख, ध्यान से देख, समझ जरा कि टू इनफाइनाइट वायर्स आर देयर. ठीक है, एक है प्लस जेड एक्सिस में, दूसरा है माइनस जेड एक्सिस में, है ना. तो ये दोनों जो है हम इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं. हम इनको एक, आई कैन ट्रीट इट लाइक 2 पॉइंट चार्जेस और नॉट. जब तू इनका रिजल्टेंट निकालेगा बेसिकली विल हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट. समझे. तो ये तुम्हारा काम है to prove it, but for me I know that for this, for two infinite charges it will once again vary in which form d square form. क्यों. क्योंकि once again जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इट विल बी रिटन एज 2k लैम्डा r into cos अल्फा. तो ये जो cos अल्फा टर्म है that will once again vary by 1 by r square d square टर्म और, है ना. तो इसीलिए जो पॉइंट है कि फॉर दिस इट varies 1 by d स्क्वायर. सो आर का हो गया 1 by d स्क्वायर, एक तो चार्ज का है और दूसरा इन्फानाइट सी इन्फानाइट टू इन्फानाइट के लिए, और 1 by d सिर्फ सिंगल इन्फानाइट लाइन के लिए है. इज दैट क्लियर और नॉट. समझ आए कि नहीं आएगा. तो मेनी पीपल विल टिक ए बट द आंसर इज एक्चुअली बी. समझा कि नहीं समझा. समीर इज दिस क्लियर. समीर इज दिस क्लियर. ओके, एक मिनट. तो टू इनफाइनाइट बार्स अगर है तो cos अल्फा वाला टर्म आ जाएगा, इसलिए वो 1 by d स्क्वायर वेरी करेगा. ओके, एग्जाम में तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा. ठीक है. आगे बढ़ा जाए. अच्छा, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम है 41, 42, 43 करके. देखो क्या बोल रहा है. अ न्यूक्लियर चार्ज Ze is non-uniformly distributed within the nucleus of radius r. ठीक, एक न्यूक्लियस है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. द चार्ज डेंसिटी रो आर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is dependent only on the radial distance r from the center of nucleus as shown in figure. The electric field is only along radial direction. Then पूछ रहा है तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना. बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ना. तो ध्यान से देखो. फर्स्ट थिंग दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू कैपिटल R. मतलब पॉइंट है समझ कि इस स्फीयर के अंदर दो रीजंस हैं. ठीक, चल एक तो भाई, अच्छा लेट मी डिलीट दिस तो अच्छे समझ में आया. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सॉरी इस न्यूक्लियस के अंदर दो रीजन समझा. एक है ऐसा जिसके अंदर डेंसिटी लीनियरली वैरी कर रही है विच इज टिल ए, एंड देन टिल आर देयर इज अनदर वेरिएशन. समझे कि नहीं समझे. तो टिल ए द डेंसिटी इज कांस्टेंट. गॉट और नॉट. आर यू एबल टू गेट मी. विच इज गिवन एज टिल d. बट फ्रॉम a to r
द डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। आर एबल टू गेट मी? तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर एट द सरफेस। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो at the surface, if I want to find, then what will be the equation? Integral E dot ds is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। यही होगा ना? समझे कि नहीं समझे? नाउ अब बोल रहे हैं कि द टोटल न्यूक्लियर चार्ज, अगर टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज जेडी, so in this whole region this jd will be present or not? समीर जी समझ में आ रही है बात? Until unless I go for the internal region, so equation क्या आएगा? E into 4 pi r square is equal to ZE by epsilon naught, है कि नहीं? So E is equal to what? क्या है? E at capital R हो जाएगा, replace just R over there. So it is ZE by 4 pi epsilon naught capital R square. Are you able to get me or not? So what answer is correct? Is this electric field at R is dependent on point A? The answer is no. It is independent of it. So 41 का आंसर क्या होगा? A. Are you able to get me or not? ठीक है, समझ आई बात? नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉर a इज इक्वल टू जीरो, फॉर a इज इक्वल टू जीरो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो shown in the figure is। अच्छा, जब a जीरो है, ध्यान से देखो, when the a value is how much? Zero, then the maximum value of d, ये पूछ रहा है ना। अच्छा बताओ, पहले ये तो बताओ मेरे को कि जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अबाउट विच रीजन एक्चुअली। ऑरिजिन, पकड़े गए। फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, ए कहाँ पे जीरो हो रहा है भाई? ऑरिजिन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो a is zero somewhere, word or not, which is basically at capital R, और पूछ रहा है कि find the value of d, means this density over there। Are you able to get me? Means in this region find the maximum value of density। समझे? समझ में आई कि नहीं आई समीर बात? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो पहले हमें क्या निकालना होगा? टू फाइंड दिस a और d वट एवर इट इज, पहले हमें तो ये पता करना होगा ना कि हाउ दिस डेंसिटी इज वैरिंग इन द रीजन a to r, isn't it? तो ध्यान से देखो, a to r, कैन आई फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन और नॉट? y इज इक्वल टू mx, m क्या है? स्लोप क्या हो जाएगा इसका? परपेंडिकुलर माइनस a बाई a माइनस r, isn't it? है ना, यही लिखेंगे, माइनस a बाई r माइनस a, r माइनस a लिखना होगा। बेस इज दैट मच, ओके, प्लस इंटरसेप्ट इसका क्या है? इसका इंटरसेप्ट हम क्या मानेंगे? जीरो, इंटरसेप्ट तो जीरो है ना, है ना? एक मिनट, y is equal to mx, so x is r over there, है ना? इक्वेशन आएगा d into r minus d a is equal to minus of a r। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से देखो, तो d into कैपिटल r is equal to, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो क्या आएगा रिलेशन? a कॉमन d माइनस r। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो बालक, इससे लेकिन इक्वेशन तो बनेगा नहीं। बन जाएगा क्या? d इंटू कैपिटल आर आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
और हम डी माने, इसका इंटरसेप्ट कितना है वो, इस लाइन के लिए इंटरसेप्ट क्या होगा, हम इंटरसेप्ट की वैल्यू देखें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू तो 0 माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, सुनो, इसको इस ट्रायंगल पे नहीं बनाते हैं, इट विल बी अ वर्स्ट केस, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस ट्रायंगल को बड़ा करो, रुक जाओ एक मिनट, दिखा रहे बोल रहा है कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इस ट्रायंगल से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, समझो जरा, कि बोल रहा है कि व्हेन a इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन सुनो, व्हेन a इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ d, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज shown इन द फिगर इज, so I want to find the maximum value of rho for a is equal to 0, means इस a को 0 लेकर आ जाओ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, समझे, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, दिस क्वेश्चन विल बिकमिंग टू मच टीडियस, आई हैव टू मेक दिस a is equal to how much 0, तो origin पे शिफ्ट करो, तो then the graph will be what, my graph will be just like this way, समझ में आया कि नहीं आया बात, अब देखो, अब ये क्या है वैल्यू, d है, और ये कितना वैल्यू है r, है कि नहीं, और दिस इज माय स्मॉल r, समझे कि नहीं समझे, तो अब इसमें क्वेश्चन आंसर आराम से आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, y d इज इक्वल टू mx, mx क्या है, तो माइनस ऑफ d बाई r, और r x का वैल्यू है स्मॉल r, है कि नहीं, प्लस व्हाट d, यही होगा ना इक्वेशन, समझ आया, इक्वेशन बनाया नहीं बना, समीर इज दिस क्लियर, तो मैंने क्या किया कि सिंस इट इज आस्किंग फॉर a इज इक्वल टू 0, आई जस्ट ब्रॉट दिस होल थिंग 0, तो इफ a इज 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ग्राफ कौन सा बचेगा, दिस ग्राफ विल बी देयर, सो इक्वेशन विल बी व्हाट, इसको कैसे लिखेंगे वो, इसको इसको रो लिखो, y जो है वो रो है, लेट इज राइट रो, तो इक्वेशन आया रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल डी, है ना, ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो सोचो जरा, इफ आई वांट टू राइट दिस होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर, बिकॉज आर पे वैरी कर रहा है, तो इक्वेशन क्या है, रो आर, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, रो आर is equal to minus of dr plus d into small r plus r into capital D, है ना, तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा कि r is equal to r into capital D, r into small d minus of rho r divided by how much d, समझे कि नहीं समझे, तो इक्वेशन आया, r की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास r माइनस ऑफ रो आर बाई स्मॉल डी, समझे कि नहीं समझे, इज दिस क्लियर, हमें पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो, अब ध्यान से देखो, तो हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पहले तो हमें निकालना होगा ना कि इसमें चार्ज कितना है ना, तो हम चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर अ रिंग इनसाइड इट, ठीक है, ठीक है, एक रिंग मानो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना, एक छोटा सा रिंग मानो, अब ये जो रिंग है, दिस रिंग इज आल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक, है ना, अब इसमें डी क्यू चार्ज हम निकाल सकते हैं क्या, रिलेशन क्या आएगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखा जाए तो दिस इज प्रेजेंट एट ए स्मॉल डिस्टेंस आर, है ना, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी, द चार्ज डी क्यू का रिलेशन क्या आएगा, हमें मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू छोटा चार्ज बाई छोटा वॉल्यूम, है ना, तो यूज कर सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू सर रो इंटू डी वी, है कि नहीं,
अब dv क्या होगा, तुम्हें कल बताया था उस दिन कि वॉल्यूम जो है अगर वैरी करने लगे 4/3 पाई आर स्क्वायर से, तो देन dv इज रिटन एज 4 पाई आर स्क्वायर हाउ मच dr। तो यूज करो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर dr। समझे कि नहीं समझे? दिस इज माई वैल्यू ऑफ dq, है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस चार्ज विच कैन बी फाइंड आउट, इजंट इट? तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू dq का क्या होना चाहिए, jd। यस, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर दिस इंटीग्रेशन मस्ट बी टेकन, मतलब पूछ रहा है कि फाइंड इफ a इज 0 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो देन आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R और 1। यस, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? और अगर तुम एक काम करो, अच्छा हमें रो को रिप्लेस करना है ना, और हम रो को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, ध्यान से देखो। रो का इक्वेशन क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to r माइनस ऑफ डी आर बाई कैपिटल R प्लस d इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और, यही होगा ना इक्वेशन। समीर, इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो इक्वेशन डाल दो अब, इज इंटीग्रल 0 टू कैपिटल R डी इंटू स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं है। तो ध्यान से देखो इक्वेशन आएगा माइनस ऑफ डी बाई, पहला इक्वेशन डी बाई आर, ये हो गया 4 पाई आर क्यूब डी आर, प्लस सेकेंड इक्वेशन आया डी इंटू, 1 मिनट मिनिमाइज है तब समझ में आएगा, डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी, है कि नहीं? अब आंसर आ गया। देखो पॉइंट क्या है, मैं एक पॉइंट समझा रहा कि क्वेश्चन में क्या बोला था, कि क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि फॉर a इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ d, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो, बिकॉज d इज रिप्रेजेंटिंग माय रो। तो हमने क्या किया कि a को जीरो करने के लिए पहले ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने समय हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मूला होता है। m की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ d बाई r, बिकॉज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, मींस दिस एंगल इज अल्फा इज बेसिकली ऑब्ट्यूज, है कि नहीं? तो अपन ने रो का इक्वेशन बनाया एंड आई फाउंड माय रो इज माइनस ऑफ dr बाय कैपिटल R प्लस d। आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हेन आई नो माय रो, सेकंड थिंग आई नो दैट दिस रो इज मैक्सिमम समवेयर ओवर हियर। अब हमें ये पता नहीं कि ये मैक्सिमम कहाँ पर है, और हमें ये भी नहीं पता कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है कि नहीं। बट इतना पता है कि if a is equal to 0 the net enclosed charge is still how much, z। is that clear or not? समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? तो इसीलिए अपन ने क्या किया कि पहले अपन ने dq का रिलेशन बनाया था, dq is equal to rho dv, dq is equal to how much, rho dv, and dv का होता है 4 pi r square dr, है ना। अपन ने jd की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी which is jd, q की मैक्सिमम वैल्यू jd, and I then integrated my whole equation। is that clear or not? तो ध्यान से देखो, इसमें अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, पहला इक्वेशन इसको लिखो तो जेड ई इज इक्वल टू, लंबा है ये इक्वेशन, जेड ई इज इक्वल टू, इसका हो गया ये भी 0 टू आर इंटीग्रेट होगा, डी 4 पाई, ये आर क्यूब बाई 3 होगा, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली आर क्यूब बाई 3। आर एबल टू गेट मी, है ना। अच्छा माइनस इसमें क्या होगा, डी बाई आर है, डी बाई आर इंटू 4 पाई, क्या ये मेरा आर 4/4 आ जाएगा ना, आर 4/4, तो आर आर कैंसिल, ये क्यूब हो गया। तो इक्वेशन आया तुम्हारा जेड ई इज इक्वल टू डी, कॉमन ले लो, 4 पाई भी कॉमन ले लो, एंड आर क्यूब भी कॉमन ले लो, है ना। तो इक्वेशन बचेगा 1/3 माइनस 1/4, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा, 12 1/12 आएगा क्या। तो जेड ई इज इक्वल टू डी इंटू 4 पाई आर क्यूब 1/12, एंड डी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 12 जेड ई, है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, 4 3 are 12, so d is equal to 3ze by pi r क्यूब। कोई ऑप्शन है क्या ये? यस ऑप्शन, समझे कि नहीं समझे?
मेन पॉइंट था कि पहले समझना डायग्राम क्या कह रहा है, रो का इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है सच दैट ए की वैल्यू क्या है, जीरो। पॉइंट क्या है कि ध्यान से देखो, अगर हम ए की वैल्यू को जीरो कर रहे हैं तो हमें उसे कुछ मतलब, इसने इसने क्या बोला है ना तुम्हें, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ द डायग्राम, इट्स सेइंग अबाउट द ग्राफ। ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम सोचोगे कि सर ये आप हमारे इस ग्राफ में बोला जा रहा है कि इन दिस होल ग्राफ द टोटल चार्ज इज जेड, but this is not true. The total charge inside the nucleus is always same, such that this graph has been changed to a new graph where this is varying like this. Is that clear or not? समझे? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में ये सब हरदम ध्यान में देखना कि वो कहना क्या चाह रहा है ना, वो हरदम तुम्हें ध्यान में देना होगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। 43 द टाइम हो 7:58 हो जाएगा। Within the nucleus is generally independent. Electric field within the nucleus is generally observed to be linearly dependent on R. This implies क्या होना चाहिए? Inside the nucleus, एक बात बताओ, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड एनीथिंग, ये तो सॉलिड है ना, तो फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज, E is always directly proportional to R, और है ना, इनसाइड किसी भी सॉलिड स्फेरिकल सिस्टम, है ना, तो लिनियरली डिपेंडेंट ऑन आर कहाँ तक होगा? जीरो पे तो नहीं होगा, R/2 पे भी नहीं होगा, R/2 पर भी है। दिस इंप्लाइज एंड ए इज इक्वल टू ट्वाइस R/3, है ना, तो अपन का जो लिनियरली डिपेंडेंट आर आएगा वो कहाँ पर आएगा? ध्यान से देखो, तो ए इज इक्वल टू जीरो, R/2 ट्वाइस R/3, दिस ऑल आर लाइंग बिटवीन दिस रीजन, है कि नहीं? Yes, but at a is equal to r, it has started one by varying r, one by r or not. समझे? So this is why which option is correct? Option C. Is this clear? ठीक है, क्योंकि inside a till 0 to a, density is uniform, and density is uniform means electric field is also constant. It's neither increasing neither decreasing. ठीक है, linearly dependent कहाँ पर होगा? When a starts to vary 1 by r, which is from a to r. Quite okay. Rho decreases, and over there the E is directly proportional to small r. ठीक है, are you able to get me? ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा। चल, फोर्थ वन, 44th लास्ट क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशन का नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, so at a is equal to r only, till a is equal to r only, this will be constant. Yeah, E is directly proportional to R. ठीक है, चलो 44th, two uniformly charged large plane sheets S1 and S2 having charge density sigma 1 and sigma 2 are placed at a distance d parallel to each other. ये तो आसान है, बोल रहा है कि दो लार्ज चार्ज डेंसिटीज दिया गया है, प्लेट्स, और एक चार्ज जो है, दिस इज सिग्मा 1। ये क्वेश्चन पता है कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, कैपेसिटर में बहुत ज्यादा आता है सिग्मा 1 सिग्मा 2, और इस पर जेई मेंस में भी आया था, 2 पॉइंट देके ऐसा कुछ आया था ना। बोल रहा था कि टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट्स S1 and S2 हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 and सिग्मा 2
are placed at a distance d parallel to each other. ठीक. And a charge q naught is moved along a line of length a at an angle 45 degree normal to s1. So normal to s1 तो ऐसा हो गया है ना, and the charge is moved at angles of 45 degree such that a is less than d. From here to here the charge is moved, go ahead on, and this length is a which is making 45 degree. क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है ना, ठीक है. अब देखो ध्यान से, इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सिग्मा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस साइड एंड सिग्मा 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. और सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज व्हाट सिग्मा 1 बाय क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 यूनिफॉर्मली चार्ज, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एट एनी पॉइंट, इजंट इट, है ना. इनफाइनाइटली चार्ज है ना वो, प्लेन सीट तो नहीं है, सिग्मा 1 by epsilon naught मानना पड़ेगा. So E at point P must be sigma 1 by epsilon naught minus sigma 2 by epsilon naught or not. So E at any point is what? Sigma 1 minus sigma 2 by epsilon naught. Are you able to get me or not? कंडक्टिंग सीट नहीं है, मतलब फाइनाइट सीट नहीं है, कैसा है इनफाइनाइट सीट, इसीलिए हमने माना सिग्मा 1 by epsilon naught. Is that clear? ठीक है. बोल रहा है चार्ज Q naught is moved along this line. So work done क्या होता है? Simple. Work done is equal to QE dot dr, isn't it? यही है इक्वेशन. क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, और ध्यान से देखो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो ये तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल dr है क्या तुम्हारा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें E डॉट dr लेना है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डॉट dr है ना, तो जो बेसिकली जो वैल्यू है, अगर ए जो है हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट. सो इसका मतलब E डॉट dr क्या होगा, E इंटू ए cos 45 डिग्री. समझ में आई बात. इक्वेशन क्या आएगा, वर्क डन इज सिंपली QE का वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A बाय रूट 2. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय नेटवर्क. समझ में आया समीर? ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है. बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लिनियरली डिपेंडेंट ऑन R. इट इज till which point, till from here to here, basically the electric field is what, directly proportional to R. Got it or not? क्योंकि density यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म, और inside the nucleus the electric field is always inside, किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर जब हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू R, isn't it? तो इस ऑप्शन में सिर्फ A is equal to R नहीं देना चाहिए, इसको लिखना चाहिए A is equal to 0 to R. The electric field is uniformly proportional to a small r because till this density is uniform. क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी A to R डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हमें डेंसिटी का एक फंक्शन मिल रहा है ना, तो उसके वजह से एक अलग इक्वेशन आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो अपने को टिल A मींस टिल 0 to R अपन का डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो E विल वेरी एज रो R by 3 epsilon naught. So
बोल रहा है कि द फील्ड विल बी एब्जॉर्ब लिनियरली डिपेंडेंट ऑन आर टिल वेयर, सो जीरो पे तो नहीं होगा, एट ए इज इक्वल टू आर बाई टू पे किस लिए नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी कांस्टेंट ऑन आर बाई टू, इजंट इट? सो एट ए इज इक्वल टू आर मीन्स यहाँ पे लिखना चाहिए था टिल ए इज इक्वल टू आर, ऐसा कुछ ऑप्शन है ना, तो इसको लिखना होगा टिल ए इज इक्वल टू आर। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? सो अपन ने आज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए है ना, ठीक है, सारे को ध्यान में रखो। दिस पार्ट ये था, ये कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है, एंड देन दिस क्वेश्चन इज, अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। कल अपन क्या स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ वाला